एवरीवन, बहुत दिन पहले मैंने ये अनाउंसमेंट की थी कि मैं अपना फर्स्ट वीडियो ब्लॉग बनाऊंगी, वो भी अपनी शादी के बारे में, कि वो अरेंज थी या लव थी। जैसे कि बहुत सारे लोगों में ये होता है कि भले शादी अरेंज हो, इंटरकास्ट हो, लेकिन उसको लव कंसीडर्ड किया जाता है। तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था ये वीडियो ब्लॉग बनाने का। अब भी मैं बिन नहाए धोए जस्ट मैंने भी अपने बच्चे को अभी ड्रेसअप किया है नहला के। मैं उसकी नानी के घर पे हूँ, उन्होंने उसको नहलाया है, मैंने ड्रेसअप किया है एंड जस्ट अभी मैंने उसको रेडी करके लिटाया है। और मैंने सोचा कि चलो इससे पहले मैं थोड़ा नहाऊं धोऊं, ऑफिस के लिए निकलूं, लंच प्रिपेयर करूं। तो सबसे पहले जो मैंने कमिट किया था वो मैं पूरा करूं, बिकॉज अगर मैं ऐसे ही रही काम के चक्कर में तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो मैं सबसे पहले अपने बेटे से बुलवाती हूँ आपको। चीकू, look at here, look at here, look at here. हो हाँ, ये लो, हाथ में ये लो। तो अब मेरा बेटा अब अपने खेल में लगा है। जब तक भूख के लिए इसकी तोती नहीं बचती तब तक मैं आप सबको वो बताऊंगी जो बेसिकली किसी को भी नहीं पता। तो मेरी शादी लव थी या अरेंज, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए पूरे वीडियो ब्लॉग के एंड तक बने रहना। मैं बताती हूँ शुरुआत कहाँ से हुई थी। मैंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है, अपना पोर्टफोलियो है, अपना बायोडाटा है, वो मैंने एक मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्टर किया था। वो मैंने इसलिए नहीं किया था कि मेरी शादी नहीं हो रही थी या मेरे रिश्ते नहीं हो रहे थे। एक्चुअली बचपन से मेरा ये ड्रीम था कि मैं शादी एक पंजाबी फैमिली में करूं। एंड मेरी कुछ नहीं, मेरी एक ताई हमेशा बचपन से बोलते थे कि विशु तो पंजाबी फैमिली में शादी करियो। तो बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं अपनी मम्मी को बताती थी आके कि ताई ऐसे ऐसे कह रही है। तो मम्मी भी बहुत गुस्सा करती थी कि तुम अपनी का कर लेना, हम क्यों करें इंटरकास्ट। तो मतलब ऐसे था। एंड इनफैक्ट मेरे जो फैमिली थी वो लव मैरिजेस के बिल्कुल अगेंस्ट थी, क्योंकि मैं प्रॉपर राजपूत फैमिली से हूँ। तो इतनी स्ट्रिक्ट फैमिली होती है कि रिलेशनशिप और मैरिज बहुत दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। एंड मेरे फादर ने एक बार मुझे बोला भी था कि अगर मैं ऐसा कुछ सुन लूँ कभी भी ज़िंदगी में तो मेरा मरा हुआ मुँह देखना। ये एक हकीकत बात है। एंड मैंने अपने पापा मम्मी को बहुत पहले ही प्रॉमिस किया था कि मेरी साइड से आपको कभी भी कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। ये बातें जो मैं अभी बता रही हूँ ये किसी को भी नहीं पता, ये एक फैमिली मैटर की बातें हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। फिर उसके बाद ये था कि मेरे पापा जो उसूल के इतने पक्के हैं, वो इंटरकास्ट मैरिज के बिल्कुल अगेंस्ट। मतलब एक होता है ना, जो चीज़ें सोच भी नहीं सकते वो चीज़ करना। मुझे पता था कि अगर मैंने ऐसा कुछ किसी को, अगर मुझे किसी से प्यार हुआ या मैं किसी अपने घर पे बताऊंगी, तो मुझे पता था कितना बड़ा हंगामा होने वाला है। लेकिन मेरा ये था कि मैं जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हूँ या जिसको भी मैं पसंद करती हूँ या जिसको भी एक बार मैं ठान लूँ तो फिर मैं किसी की ज़िद बर्दाश्त नहीं करती। फिर क्या है कि मैंने जो ठान लिया है सो ठान लिया, वो मुझे करना है, ठीक है। फिर सबको मेरी ज़िद के आगे झुकना ही पड़ता है, चाहे वो मेरा बिजनेस करने का डिसीजन हो, चाहे वो मेरा शादी करने का। बट मेरी शादी लव थी या अरेंज, ये मैं आगे जाके बताऊंगी, अभी मैंने बताया नहीं है। तो जितना मैंने बताया है उससे किसी भी जजमेंट पे मत पहुंचना। उसके बाद मैंने मैट्रिमोनियल पे रजिस्ट्रेशन क्यों किया था, ये इसलिए नहीं कि मेरी शादी नहीं हो रही थी, मेरे बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी ये जिद थी कि मुझे राजपूत फैमिली में शादी नहीं करनी। मेरे फादर ने मेरे लिए लड़के देखे, उन्होंने डिसीजन भी सुनाया अपना कि तेरा शादी यहीं पे ही करूँगा। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे, मैं मना करती गई, मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा था। मेरे पेरेंट्स के देखने से पहले ही मैं जस्ट उनके पिक्चर देख के मना कर देती थी। पहले मेरा फोकस कैरियर पे था, मैं इसलिए मना करती थी। उसके बाद मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, मैं बोलती थी कोई क्लीन शेव में था तो ये चिकना है, कोई दाढ़ी में था तो देखो शेप नहीं बनाएगी, किसी के बाल कर्ली हैं तो थोड़ा मतलब गर्लिश है, इस टाइप से एक्सक्यूज़ेस मैं बनाती गई। एक्सक्यूज़ेस नहीं, जो मेरा अंदर से आ रहा था वो चीज़। लेकिन ऐसा मतलब मुझे कभी कोई पसंद आया नहीं। और उसके बाद जो है मैंने मैट्रिमोनियल पे साइट पे रजिस्टर किया। मैं अपने घर पे कभी भी कोई चीज़ पूछ के नहीं करती, बता के नहीं करती, मैं करने के बाद बताती हूँ, ये मेरा शुरू से ही रहा है। तो मैंने एक दिन रात को ऐसे ही बैठे बैठे, रात के 1 बजे मैं लैपटॉप पे ब्राउज़ कर रही थी, तो मैंने मैट्रिमोनियल साइट पे रजिस्टर किया जीवनसाथी.com पे।
मेरा बेटा बहुत बोल रहा है, मैं उसको एक बार गोदी में ले लेती हूँ तो शायद वो मुझे आगे की वीडियो बनाने दे। सो इट्स रियली मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मेरे पहले वीडियो ब्लॉग में मेरा बेटा भी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो बताती हूँ फिर मैं आगे मैंने रजिस्ट्रेशन क्यों किया था। शिक क्या हो गया बेटा, देखो मैं आपको भी वीडियो ब्लॉग में ले रही हूँ ना, ले तो रही हूँ। तो फिलहाल अभी मैंने अपने बेटे को अपने पैरों पे मैं कैसे झुला रही हूँ मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इट्स रियली टफ कि यार बच्चे के साथ सब कुछ करना, मैनेज करना, अपनी लाइफ जीनी, प्लस में ऑफिस बिजनेस, इट्स रियली वेरी टफ। लुक एट हिम, मैं कैसे उसको झुला रही हूँ। आप समझ सकते हो मेरी हालत कि एक वीडियो ब्लॉग को बनाने में मुझे इतने दिन लग गए हैं, और जब मैं बनाने बैठी हूँ तो मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने रजिस्ट्रेशन इसलिए किया था क्योंकि 7फेरे.com करके मेरा एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट था जो कि मैट्रिमोनियल से रिलेटेड था, कम्प्लीटली मैट्रिमोनियल था, सेम शादी.com जैसा प्लेटफॉर्म वो बना रहे थे। तो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी कि आप पहले प्रोजेक्ट को डीपली देखो कि कैसे होता है प्रोसेस, क्या होता है, कैसे लड़के मिलते हैं लड़की से, कैसे चैटिंग होती है, प्रोसेस क्या होता है शादी तक का। ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैं रिसर्च कर रही थी, R&D कर रही थी रात को, क्योंकि शादी से पहले मैं सुबह 4 या 5 बजे इस टाइप से मैं सोती थी, क्योंकि पूरी रात मैं अपने ऊपर वर्क करती थी, अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए, अपने आप को उस लायक बनाने के लिए जिससे कि भाई मैं और ऊपर जाऊँ और ऊपर जाऊँ। तो मैंने जीवनसाथी.com पे प्रोफाइल बनाई एंड उसी रात मेरे पास जो है 2-3 रिक्वेस्ट आ गई थी, वो मेरी बात भी हुई थी। तो मोटिव जो था वो शादी नहीं था मैट्रिमोनियल का, मोटिव था सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट पे अकाउंट बनाने के बाद इतना नॉलेज आया कि लाइक जो जहाँ हम रहते हैं सोसाइटी में, उस सोसाइटी में कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे वो चीट करते हैं लोगों को, बताते कुछ है होता कुछ है, बहुत कुछ इस इंडस्ट्री के बारे में पता चला कि कैसे यहाँ पर शादियाँ होती हैं। उसके बाद उसके नेक्स्ट डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम माय ऑफिस, मैंने अपनी मम्मा को बताया ये बात। मैंने बोला मम्मा मैंने ना रात को ऐसे ऐसे अकाउंट बनाया मैट्रिमोनियल पे, और ऐसे ऐसे 2 लड़कों की रिक्वेस्ट भी आई है और मेरी उनसे रात को बात भी हुई है। एक पश्चिम बिहार का भी लड़का था, वो नीदरलैंड रहता था फार्मा इंडस्ट्री में। एक रोहिणी का लड़का था, उनका रोहिणी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड स्कूल वगैरह भी हैं काफ़ी, तो काफ़ी अच्छा काम है उनका। एंड बिल्डिंग्स बनाकर लाइक सेल आउट करने का भी उनका काम है, बिल्डिंग वगैरह का। मेरा बेटा भी मुझे ऐसे देख रहा है तो ये सब काम काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस लड़के को चाहिए था कि पहले मैं रिलेशनशिप में रहूँ 6 मंथ्स एंड 8 मंथ्स, देन उसके बाद शादी प्लान करें। एंड मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि पहले मैं रिलेशनशिप में रहूँ एंड उसके बाद शादी प्लान करूँ, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। फिर उसके बाद नीदरलैंड्स वाला था, तो वो उसके लिए तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्री जाना प्रेफर नहीं करती अपने बिजनेस को छोड़कर। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मैंने एक प्लेटफॉर्म पे और रजिस्टर किया, अभी मुझे ध्यान नहीं है वो कौन सा प्लेटफॉर्म था। जीवन साथी के अलावा मैंने एक प्लेटफॉर्म पे और रजिस्टर किया था, आई गेस उसका नाम कोई वो आपकी ना कुछ ऐप थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो डेटिंग ऐप नहीं थी, लेकिन उस पर स्पेसिफिकली मैरिजेस के लिए ही जाते हैं। तो मैंने 3-4 एप्लीकेशंस पे इस तरीके से रजिस्टर किया। बेस्ट थिंग मैंने क्या की, मैंने अपना नंबर नहीं डाला, मैंने अपनी मदर का नंबर डाल दिया। तो वो इतनी परेशान हो गई कॉल पे कि कई बार तो वो इतनी इरिटेशन, जैसे एक दिन में इतने कॉल्स आ जाते हैं तो बहुत सुनाती थी। मैंने जब अपनी मदर को बताया था कि मैंने अकाउंट बनाया है ऐसे ऐसे, तो मेरी मदर ने गुस्सा नहीं करा, मेरी मदर ने सीधा ये बोला पागल तेरे बाप को पता चल जाएगा ना, हम दोनों को छोड़ेगा नहीं। तो मैंने कहा छोड़ो ना, देखी जाएगी, इस टाइप से मैंने बोला। और मैंने अपनी मम्मा को ये भी नहीं बताया कि मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैंने ऐसा कुछ किया है। फिर हम जब भी रात को मैं ऑफिस से आती, सारा काम वाम खाना वाना ख़त्म करके बर्तन वर्तन धो के मम्मा और मैं 10 बजे हम लेट जाते थे, और 10 से लेकर रात के 12 बजे तक हम ऑनलाइन मैट्रिमोनियल पोर्टल्स पे हम प्रोफाइल्स देखते रहते थे रात भर। जब हम प्रोफाइल्स देखते थे तो हम थोड़ा मजाक भी करते थे कि ऐसे ऐसे वगैरह। फिर मम्मा मेरे से कॉल का डिस्कस करती थी कि आज ये सब कॉल है। फिर मम्मा मुझे सुनाती भी थी, कई बार बोलती थी कुतिया तेरी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो रहा था, इतने फ़ोन आते हैं, अपना नंबर तो डाला नहीं, मेरा नंबर डाल दिया, मुझे परेशान करते रहते हैं सब। तो मैंने कहा मम्मी देख लो, कर लेना बात। फिर हम ऐसे डिस्कस करते मम्मी से, तो मैंने कहा मम्मी अगर कोई लड़का यहाँ पे आपको पसंद आ जाता है तो
कैरी तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, कैरी लेकिन मैं उनसे बात करके देखूँगी। तो मम्मी ने एक दिन पापा से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे इसने अकाउंट बनाया है, ये है वो है। तो पापा ने थोड़ा पहले तो बहुत कुछ बोला, फिर मेरे ये है कि मेरे पापा मेरी मम्मी की बहुत मानते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में मेरी मम्मी का एक मेजॉरिटी रहती है, क्योंकि वो समझदार है। क्योंकि जिस टाइम मम्मी की शादी होके आई थी, हमें पता है घर की कंडीशन कैसी थी, एंड सिर्फ मम्मी की समझदारी की वजह से आज हम कहाँ हैं। तो इसलिए मेरे पापा जो हैं सारी बातें मम्मी की मानते हैं, लेकिन कभी कभी ज़िद पकड़ लेते हैं तो उनको, लेकिन मम्मी की बातें एक दो दिन बाद समझ आ जाती हैं। तो मम्मी ने फिर उनको कन्विंस किया कि हमें लड़का अच्छा चाहिए, डजेंट मैटर कि उसकी कास्ट क्या है। पहले तो मुझे ही मम्मी को कन्विंस करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन एक चीज़ थी कि मेरी फैमिली जितनी रेस्ट्रिक्टेड थी पहले, मेरे बिजनेस में आने के बाद वो ज़ीरो हो गए। मतलब जितनी मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी, रेस्ट्रिक्शंस तो खैर मेरे ऊपर कभी रही नहीं है, लेकिन जैसे थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शंस जो थी कि ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो जब मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया, मैं एक एम्प्लॉय से मैं बिज़नेस में आई, तो उनका बहुत कुछ चेंज हो गया था। तो उसके बाद जो है मदर कन्विंस हुई, तो उन्होंने फादर को कन्विंस किया। फिर उसके बाद लाइक पापा के जो बेस्ट फ्रेंड हैं, तो वो थोड़ा इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं, इंटरकास्ट एंड ऑल समथिंग कुछ, तो लड़कियों को इतनी लिबर्टी नहीं देनी, इस टाइप से। तो उन्होंने फादर को और मम्मा को बोला कि नहीं, इंटरकास्ट ठीक नहीं है। तो फिर मम्मी जैसे कहती है, मम्मी कहती है नहीं, हमें तो वही लड़के से मतलब है, लड़का अच्छा होना चाहिए। चलो फिर जब इतनी बात हो गई तो मैंने कहा चलो मेरा आगे का रास्ता साफ़ है, अब मेन दिक्कत है लड़का पसंद आने की। फिर उसके बाद मैंने भारत मैट्रिमोनियल पे अकाउंट बनाया, लेकिन मैं उसके क्रेडेंशियल्स भूल गई, आईडी पासवर्ड में भूल गई। तो जब मैंने सेकेंड टाइम उस पर जब अकाउंट रजिस्टर किया, आफ्टर लाइक ये जो मेरा पूरा प्रोसेस था मैट्रिमोनियल का, ये 8 महीने से लेके 1 साल तक मेरा चला। तो फिर लास्ट में मेरी जो कपिल से बात हुई थी, वो 11 दिसंबर 2022 में हुई थी। तो 11 दिसंबर 2022 में जैसे मेरी उनसे बात हुई थी, तो 10 दिसंबर को ही मैंने दोबारा भारत मैट्रिमोनियल पे नए नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था, क्योंकि पुराने अकाउंट का क्रेडेंशियल्स में भूल गई थी। तो जैसे ही मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, उसके नेक्स्ट डे 11 को ही उनका मेरी मदर के पास कॉल आता है। तो उन्होंने मेरी मदर से बात करी, सब चीज़ पूछा। इतने समझदार थे वो कि जो लड़की वालों को पूछना चाहिए वो उन्होंने पूछा सारी चीज़ें। तो फिर मेरी मदर ने उनसे जब पूछा कि आपका रेजिडेंशियल एरिया कहाँ का है, तो उन्होंने बोला हमारा रेजिडेंशियल एरिया जो है ये आपका सूर्यनगर साइड का है। तो मम्मा ने बोला कि हम इतनी दूर शादी तो नहीं करेंगे, हमें उस लोकेशन में करना ही नहीं। तो वहाँ पर कपिल ने जो बेस्ट आंसर दिया वो ये दिया कि अगर आपको इतनी दूर शादी नहीं करनी तो आपने अपनी प्रोफाइल में गुड़गांव और नोएडा क्यों मेंशन किया हुआ है। तो इस चीज़ से कि हाँ लड़का इतना समझदार है और मतलब उसको जवाब देना आता है, इस चीज़ से मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई। तो मेरी मम्मा ने आगे बात करी, उन्होंने मेरा नंबर मांगा। तो मेरी मम्मा ने बोला कि पहले भाई मैं अपनी लड़की से पूछूंगी, तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें भेजो, मैं उसको दिखा लेती हूँ। फिर उसके बाद जैसा भी डिसीजन होगा मैं उसके बाद आपसे बात करूँगी। तो मेरे घर वालों ने कपिल से जो बात की थी वो 11 दिसंबर 2022 को की थी, एंड मेरी कपिल से जो बात चली थी वो 11th की रात को मेरी उनसे बात हुई थी, जब मैं ऑफिस से आई थी। मेरी मदर ने क्या किया, उनका प्रोफाइल मुझे दिन में भेजा था अराउंड 2 o'clock, फ़ोटोग्राफ्स के साथ, प्रोफाइल के साथ। तो मैंने देखते ही मतलब देख के मुझे लगा कि हाँ ये मेरे टाइप का थोड़ा लग रहा है, थोड़ा चबी चबी सा एंड क्यूट सा, जैसा मुझे चाहिए था लुक वाइज वो वैसा था। एंड मेरा शुरू से ये था कि मेरे लिए एजुकेशन इतनी मैटर नहीं करती, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे नहीं है, बस ये है कि मेरे साथ कहीं चलता हुआ वो मुझे अच्छा लगे, सब बोले कि हाँ जोड़ी हो तो ऐसी। मुझे शुरू से ही ऐसा लड़का चाहिए था, एंड ऑब्वियसली अच्छा कमाने वाला तो सबको चाहिए ही चाहिए था। लेकिन मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि वो बिजनेसमैन ही हो या जॉब हो, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बिजनेसमैन हो। लेकिन जब मैं इस हकीकत के अंदर पहुँची तो मैं अब प्रेफर करती हूँ कि एक जॉब करने वाला आदमी ज़्यादा सूट करता मुझे। तो मेरी उनसे बात हुई, तो जब मम्मा ने उनका प्रोफाइल मुझे भेजा था, तो उस टाइम मेरे भैया भाभी ऑफिस में ही बैठे थे। तो हम किसी और लड़के की प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिनसे मेरी शादी की बात चल रही थी, लेकिन मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। लेकिन उसके फादर मुझे बार बार पुश कर रहे थे कि आप चांस दो, एंड वो भी पंजाबी थे, गुड़गांव में रहते थे।
तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर स्ट्रिक्टली दिल पे पत्थर रख के, मुझे ऐसे किसी के पेरेंट्स को मना करना अच्छा नहीं लगता शुरू से ही, तो मेरे बड़ा दिल पे पत्थर रख के मैंने फाइनली मना कर दिया कि नहीं, नहीं हो सकता। वो बाहर यूएस सेटल्ड था लड़का, मैंने मना कर दिया उनको। फिर उसके बाद उसी टाइम पे कपिल का प्रोफाइल मेरे पास आया, मैंने तुरंत भैया भाभी को दिखाया, मैंने कहा देखो मम्मी ने नया प्रोफाइल भेजा है। उन्होंने देखा, भैया भाभी ने बोला लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें दिखने में भी, और एजुकेशन भी अच्छी है, काम भी अच्छा है। फिर उसके बाद मेरी मदर का कॉल आया मुझे इंस्टेंट, कह रही कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया है, ऐसे ऐसे मेरी बात हुई है, तो बता मैं आगे बात करूँ या ना करूँ। मैंने बोला मेरी तरफ से ओके, आप कर लो आगे बात। तो यहाँ से हमारी बात स्टार्ट हुई। तो फिर कपिल का फिर से फ़ोन आया, मतलब इतने एक कन्वर्जेशन से लेके प्रोफाइल भेजने तक मेरी मम्मा से उसकी बात 3 बार हो चुकी थी। फिर उसके बाद मम्मा जब मैं घर आई तो मम्मी ने मेरे से पूछा कि ऐसे ऐसे उसने बात करने के लिए बोला है, तो एक बार फ़ोन कर लियो। तो मैंने फ़ोन करना प्रेफर नहीं समझा क्योंकि मैं ऑफिस से तभी आई थी, तो मैंने जस्ट उसको एक मैसेज ड्रॉप कर दिया कि हाय कपिल, और मैं ऑफिस से जस्ट आ गई हूँ, आप जब फ्री हो तो आप मुझे बता देना। मैंने कहा था मुझे बता देना, लेकिन लड़के को सब्र नहीं था, तुरंत कॉल घुमा दिया उसी टाइम। वो अभी सुनेगा ना तो फिर मुझे बोलेगा, पर कोई बात नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। तो उसने फ़ोन किया, जब फ़ोन किया तो घर में देखो मम्मा भी रहती है, पापा भी रहते हैं, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है बात करना, तो मैं इसलिए छत पे चली गई। ठंड का टाइम था, दिसंबर था, 11 दिसंबर की रात का टाइम था, 9 बजे का। एंड वो लड़का ना सच में मुझे चाट गया। अब हमारे ऊपर एरोप्लेन भी आते थे, सब कुछ आता था, जब एरोप्लेन आते थे कुछ सुनाई नहीं देता था, मैं कहती थी 1 मिनट होल्ड करो ज़रा, एरोप्लेन आ रहा है, इसको जाने दो। ऐसे मैंने उसको कई बार बोला। फिर वो अपना काम वगैरह सब कुछ बताते गए बताते गए बताते गए, एंड सीरियसली उन्होंने 2 घंटे कर दिए। मैं भी बीच में ये सोच रही, मैंने कहा पका दिया लड़के ने, अब मैं इसको बीच में रोकूं कैसे। एंड थोड़ा कॉम स्किल्स उनकी थोड़ी डिफरेंट थी, उनका एसेंट थोड़ा अलग था, तो मुझे थोड़ी समझ आ रही थी, थोड़ी नहीं आ रही थी, तो मैं रिपीट नहीं कर रही थी कि भाई क्या बोला एंड थिंग। तो फिर चलो ठीक है, बात हुई। फिर उसके बाद मैंने रात को उनको अपनी पिक्चर्स भेजी। तो पिक्चर्स जब मैंने भेजी तो मेरी बात वहाँ से स्टार्ट हुई। तो मैं देखो जब भी किसी लड़के से बात होती थी मैं पहले बोल देती थी कि देखो मैं पहले ही बता रही हूँ कि मैं हूँ मोटी, ठीक है, कल को इसको बना के मना करने की ज़रूरत नहीं, करनी है तो अभी कर दो, अभी बता दो। तो फिर उसने बोला आई लव चबी गर्ल्स। मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब लड़का है, पहली बात नहीं ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर खैर मैंने पिक्चर्स भेज दी। फिर मैंने मम्मा से पूछा कि क्या आपने इसको मेरी पिक्चर्स नहीं भेजी थी। तो मम्मी कह रही मैंने भेजी थी, 2 पिक्चर्स भेजी थी। तो मैंने कपिल को बोला रात को, मैंने कहा मम्मी ने पिक्चर्स भेजी तो थी, फिर तुमने मुझसे मेरी पिक्चर्स क्यों मांगी। कह रहा आपकी मम्मी ने ब्लैक एंड वाइट भेजी थी, उसमें क्या पता चलता है। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा लड़का ऐसे से कह रहा है। तो मम्मी कह रही क्या हो गया, ब्लैक एंड वाइट हो या कलर्ड हो, पिक्चर तो पिक्चर होती है, नैनक्शी देखना होता है और क्या देखना होता है। तो ये बात हुई। खैर फिर उसके बाद ऐसा था कि हमारी कन्वर्जेशन चलती गई। हमारी कन्वर्जेशन चली 20 दिसंबर तक। 20 दिसंबर तक हमारी कन्वर्जेशन चली, 10 दिन हमने बात की 20 दिसंबर को हम फर्स्ट टाइम मिले। वो मुझे देखने आया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ़ोटो में जिसको जैसे देखता है वो वैसा नहीं होता। तो 20 दिसंबर को वो मुझे मेरे ऑफिस के पास आए मुझसे मिलने, एंड हम सेक्टर 6 पफ्स एंड केक्स गए, वहाँ हम मिले, थोड़ी देर गाड़ी में बैठ के मिल के बात करके, वो अपने घर मैं अपने घर, वो भिवाड़ी से आए थे मिलने एंड मैं अपने ऑफिस से आई थी। उसके बाद मुझे थोड़ा सा एक मना करने का रीज़न मिला कि मुझे लगा वो थोड़े से लेज़ी हैं जो एक्चुअल में हैं, तो ये मैं समझ गई थी फर्स्ट टाइम पे ही। बट फिर मुझे ये लगा कि मैंने कहा इस बात को ग्राउंड बनाकर मना करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी 10 दिन बात कर चुके हैं। एंड जब 10 दिन बात हो जाती है तो थोड़ा सा ये होता है कि अगर अब मना होगी तो उसको भी थोड़ा सा हर्ट होगा एंड इधर भी थोड़ा हर्ट होगा। एंड फैमिली में ऑलरेडी इतनी बातें हो चुकी है, इतना टाइम हो गया, मैं हर किसी को मना कर रही, तो वो क्या सोचेंगे। तो ये चीज़ थी। फिर मैंने घर पे आके बोला कि नहीं सब कुछ मुझे ठीक लग रहा है एंड अब आप आगे बात कर सकते हो। कपिल की सबसे अच्छी बात ये थी कि सबसे पहले कपिल ने बात की, देन जब वो मुझे देखने आया तो उसने सीधा अपनी मदर से बात कराया। लेकिन मैंने ये प्रोफाइल पे नोट किया था मैट्रिमोनियल पे कि अधिकतर लड़के, मोस्ट ऑफ द लड़के टाइम पास के लिए वहाँ अवेलेबल हैं जो अपनी फैमिली से कभी बात नहीं कराते हैं। कपिल की सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने अपनी फैमिली से सबसे पहले बात कराई
एंड ये मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर नहीं था, इसकी फैमिली ने इसका रजिस्ट्रेशन डाला था एंड इसकी फैमिली ने ही मेरा मदर का नंबर कपिल को दिया था कि बात कर लो। जब कपिल ने फर्स्ट टाइम मेरी मदर से बात की थी तब तक कपिल ने मेरी फ़ोटो नहीं देखी थी। और फिर उसके बाद 20 दिसंबर को हम फर्स्ट टाइम मिले, उसके बाद 27 दिसंबर को मेरी फैमिली उसको देखने भी चली गई थी। जब 27 दिसंबर को मेरी फैमिली उसको देखने चली गई थी तो मेरी फैमिली ने जैसे उनको हाँ कर दिया था बाद में। उसके बाद 1 जनवरी न्यू ईयर पे हम मिले थे सेकेंड टाइम। उसके बाद 12 या 14 को जनवरी को वो मुझे देखने आए थे, फिर हाँ हो गई थी। उसके बाद सेम मंथ में 27 जनवरी को हमारी एंगेजमेंट हुई, फिर हमारी शादी हुई थी 21 अप्रैल, सॉरी। हाय राम, ये मेरा पति देखेगा तो फिर मुझे बोलेगा अपनी शादी की डेट याद नहीं रहती। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। पहले शादी की डेट जो थी हमारी 24 की ही निकली थी, बट कि ये था कि हमारे घर के सामने जो थे उनकी शादी भी सेम निकल रही थी, तो गार्डन एक ही बुक कर रहे थे, तो फिर थोड़ा सा वही क्लचेस हो रखे थे, तो इसीलिए फिर 21 में हमने शिफ्ट कर दिया था। तो वैसे मैं हमेशा अपनी शादी की डेट में कंफ्यूज रहती हूँ कि 24 या 21। तो ऐसे हमारी शादी हुई। तो अब हमें नहीं पता कि ये लव था या अरेंज था, वी डोंट नो, बट ये है कि यहाँ पे मेरे यहाँ पे तो लोगों ने ये थप्पा लगा रखे कि जो भी इस लड़की ने लव मैरिज करी, बट एक्चुअल में ना तो ये लव है ना ये अरेंज है प्रॉपर। आप इसको दोनों मान सकते हैं क्योंकि 10 दिन हमारी ऑलरेडी बात हो गई थी, लेकिन 10 दिन ऐसी बात नहीं हुई थी कि उसको लव कंसीडर किया जाए। हाँ ठीक है, जब आप किसी से बातें करते हो थोड़ा बहुत फीलिंग्स आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन शादी हमारी लव थी या अरेंज, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकती। अब यहाँ पर आपकी सोच के ऊपर है कि ये क्या था। मैंने सिर्फ स्टोरी बताई है कि हमारी शादी कैसे कैसे हुई, कैसे हम मिले, क्यों मिले, कैसे शादी हुई, कैसे बात हुई, कैसे फैमिलीज़ में आगे बात हुई। तो ये पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन जो थी, पूरी जो वीडियो ब्लॉग था वो इसी बात के ऊपर था कि मेरी शादी अरेंज थी या लव। सो नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग मेरा जल्दी ही आएगा, और ऐसे ही बिल्कुल सिंपल सो के उठ के ऐसे ही आएगा, कोई तैयार होके, कोई मेकअप नहीं, बिल्कुल नेचुरल। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगी, किस चीज़ के ऊपर आएगा। ऑब्वियसली मैरिड लाइफ के ऊपर ही होगा, जैसे मुझे एडजस्ट करने में कैसे टाइम लगा, कैसे नहीं, मैं एक पंजाबी फैमिली में कैसे, मतलब वैसे तो मैं खुश हूँ लेकिन कैसे एडजस्ट किया मैंने, साल भर कैसे मेरा बीता, इन सब के ऊपर मैं बिल्कुल सच बोलने वाली हूँ।